हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट, फैराडे के नियम, लेंज का नियम और मोस्ट एमपी भंवर धाराएं। ठीक है, हम उसी फैराडे की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमें विद्युत मोटर दिया, जिसके द्वारा हम विद्युत जनरेट करते हैं मोटर की सहायता से। ठीक है, हम उसी फैराडे की बात कर रहे हैं जिसकी सहायता से आज हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ट्रांसफार्मर जनरेट किया। हम उसी फैराडे की बात कर रहे हैं जिन्होंने जनरेटर बनाया। ठीक है, तो उसके नियम को देखेंगे तो स्टूडेंट, उनका प्रथम नियम है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, यदि आप फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखे होंगे तो जाकर के प्लीज देख लीजिए, तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। तो उसका प्रथम नियम है, फैराडे ने 2 नियम दिया। प्रथम नियम कहता है कि किसी, आप लिखेंगे, किसी बंद लूप में जब किसी बंद लूप में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस बंद लूप में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक उस लूप के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। समझ में आ गया? यह है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। देखते हैं द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या कहता है डियर स्टूडेंट, सुनना, मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा पूरा। यहां तक हमने समझ लिया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। समझ लिया भाई? वेरी गुड। अब उनका द्वितीय नियम कहता है कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस बंद लूप के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर की अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ये इसका सेकंड लॉ है। इसका हम व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो बता दिया ना मैं आपको कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और वह विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के। मतलब जब तक आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहेगा। यह कहना है साफ साफ बोले तो। अब इसका कंसेप्ट देखिए क्या है। इसका कंसेप्ट देखिए डियर स्टूडेंट, व्यंजक देखेंगे तो व्यंजक में कैसे निकालेंगे ये देखिए। माना कि समय t1 पर चुंबकीय फ्लक्स φ1 है। आप सबको पता है चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग φb से शो करते हैं। ठीक है, तो φ1 है एवं समय t2 पर φ2 है। तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर हो जाएगी, वो हो जाएगा φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। किंतु फैराडे के द्वितीय नियम से भैया ये जो लिखा हूं ना, ये दर है, परिवर्तन की दर है, नियम नहीं है। नियम अब लागू होगा। विद्युत वाहक बल ऐसे शो करेंगे, ई, ये भी ई ही है, एप्सिलॉन जैसा। ठीक है, विद्युत वाहक बल को v से भी शो करते हैं, इससे भी शो करते हैं। तो इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का? φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई, आप इसको t2 माइनस t1 या क्या लिख सकते हैं? dt भी लिख सकते हैं। वो लिखेंगे, आपको टेंशन ना ले उस चीज के लिए।
लिखेंगे तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह का चिन्ह लग जाता है। अब डियर स्टूडेंट, जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो हमारा एक कांस्टेंट लगता है -k और phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ठीक है, एस आई के जहां k एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, ठीक है, जिसका एस आई मान होता है 1, तो इसका 1 मान रखेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा विद्युत वाहक बल -phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। समझ में आ गया सबको अच्छे से? अब यदि फ्लक्स में परिवर्तन को डेल फाई एवं समय अंतराल को हम लोग डेल टी से प्रदर्शित करें तो हमारा जो व्यंजक आएगा कुछ इस प्रकार आ जाएगा -डेल फाई बाई डेल टी। ओके, डेल फाई बाई डेल टी, ये लीजिए, ये है हमारा क्या चीज, फैराडे का द्वितीय नियम। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है डियर स्टूडेंट कि ये ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है, बताता है, ये बात बताता है, क्या बात बताता भैया बता दो मुझे भी, कि ये ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि विद्युत वाहक बल सदैव आपके चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध। ठीक है, मतलब भाई विद्युत वाहक बल कैसे पैदा हुआ, उत्पन्न कैसे हुआ, ठीक है, इस चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन के कारण हुआ कि नहीं, इसी कारण उत्पन्न हुआ, और उसी का ये क्या करता है, विरोध करता है। ये ऋण चिन्ह इसी बात का द्योतक है कि ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन का विरोध करती है। अब यदि फ्लक्स में परिवर्तन बहुत शीघ्रता के साथ होता है, बहुत ही शीघ्रता से होता है, जिसको हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, शीघ्रता से होता है, तात्क्षणिक, क्या होता है, तात्क्षणिक। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डियर स्टूडेंट लिमिट का, अर्थात डेल टी इज टेंस टू 0, मतलब समय बहुत कम लग रहा है, शून्य के बराबर। तब की केस में आप सबको पता है, तब की केस में हमारा हो जाएगा E दैट इज इक्वल टू माइनस लिमिट डेल टी टेंस टू 0 एंड डेल फाई बाई डेल टी। ठीक है, माइनस लिमिट डेल टी टेंस टू 0, मतलब समय अंतराल में परिवर्तन बहुत कम है, तात्क्षणिक है, बहुत शीघ्रता से, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में। तब की केस में हम इस चीज को लिख सकते हैं dt डी फाई बाई डी टी, ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये आ जाता है हमारा फाइनल जो है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज डी फाई बाई डी टी। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। ये चीज समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो अब देखते हैं हम लोग लेंज का नियम। किस चीज का नियम? लेंज का नियम। यहां तक निकालना रहता है भैया आपको, ठीक है। अगर फैराडे का नियम लिखिए आता है तो प्रथम द्वितीय नियम को लिख के थ्योरी आपको यहां तक व्यंजक निकालना रहता है। अब देखते हैं किसका नियम? लेंज का नियम। लेंज का नियम, और लेंज का नियम क्या है देखिए। लेंज का नियम क्या है डियर स्टूडेंट, सुनिएगा ध्यान से। हेनरिक लेंज जो है, ठीक है, हेनरिक लेंज ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा के दिशा के लिए नियम दिया, जिसके अनुसार किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा उस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है, कौन? प्रेरित विद्युत धारा हुई है। प्रेरित विद्युत धारा
ठीक है। अब नियम प्रेरित विद्युत धारा के लिए दिया है तो हमको विद्युत धारा के लिए लिखना पड़ रहा है, और एक्चुअल में ये विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत वाहक बल भी उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यह है हमारा लेंज का नियम, बस इतना ही है, इसमें कोई व्यंजक वगैरह नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया। अब देखते हैं गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक। गतिक विद्युत वाहक बल, व्यंजक बाद में देखेंगे, बल देखते हैं क्या होता है। गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो जब किसी चालक को लिखेंगे, जब किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर चलाया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। गतिक गति के कारण, चालक के गति के कारण जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है उसे हम कहते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। इसकी डायरेक्शन बोले स्टूडेंट, तो डायरेक्शन अगर बताना होगा तो ऐसा है, ये देखिए, दिख रहा है आपको? अब अच्छा दिखेगा, अब दिख रहा है, ये लीजिए, अब ठीक लगेगा आपको शायद। मध्यमा दिख रही है ना मेरी, ये मध्यमा, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90-90 एंगल में सबके सब। तो यदि ये हमारा चालक का दिशा हो, चालक इधर गति कर रही हो, मोशन कर रहा हो, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, तर्जनी, अंगूठा चालक की गति का दिशा हो, तर्जनी हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो उसमें विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा, ठीक है, या विद्युत धारा जो उत्पन्न होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, मध्यमा होगा। मध्यमा उसके विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है। अब देखते हैं इसका व्यंजक। तो गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकालेंगे हम लोग। गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक, तो ये जो है दो प्रकार से निकाला जाता है। गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला होता है हमारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम की सहायता से, नियम की सहायता से। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए क्या करना है हमें, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है स्टूडेंट, समझना चीज को बस, ठीक है। कैसे, ये देखिए मैं बता रहा हूं आपको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर सुनो। हम लोग, मैं पहले आपको चित्र बना रहा हूं, एकदम बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है और समझना बस, सरल है, कठिन नहीं है, ठीक है, कठिन नहीं है, सरल है, बहुत सरल है, समझना है आपको। मैं बताता हूं, समझा रहा हूं, पहले थोड़ा देख लो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर देखिएगा। सब कुछ आपको क्लियर होगा। चलिए, इतना में कंप्लीट हो जाएगा आपका। सुनो क्या चीज है, व्यंजक निकालने के लिए आपको क्या करना है, सुनिए। माना कि ए लंबाई का, आप जिसको मैं बताऊंगा उसको ध्यान देना। माना कि ए लंबाई का एक पी क्यू चालक है, हमको क्या निकालना है, गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकालना है। और गतिक विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है, गतिमान चालक के कारण। तो माना कि ए लंबाई का एक पी क्यू चालक है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, अभी मैं बताना आपको कैसे कैसे गतिमान कराना है, ये बताया कि नहीं बताया। यदि ये तर्जनी यदि चुंबकीय क्षेत्र है तो ये उसके लंबवत होना चाहिए, ठीक है। ऐसे पलट दोगे तो ये लंबवत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तो माना कि ए लंबाई का एक चालक पी क्यू है, जिसकी दिशा, जिसकी गति की दिशा कागज के लंबवत नीचे की ओर है, एवं यह चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र बी के भी लंबवत है। कठिन नहीं है, सुनते रहना। चुंबकीय क्षेत्र बी के भी लंबवत है, एवं चालक विवेक से बाईं ओर गति करता है। क्या करता है, बाईं ओर गति करता है। इसके लिए एक अन्य यू आकार का, देखो यू आकार का,
मतलब इसको मिटा देते हैं हम लोग, ये वाला मिटा देंगे तब समझ में आएगा आपको। यू आकार का एक अन्य चालक, यू आकार का एक चालक लिया गया है, समझ में आ रहा है, एक अन्य यू आकार का चालक लिया गया है। अब होता क्या है इसको समझो स्टूडेंट। यू आकार का चालक लिया गया है, जहां अब देखिए तो क्या हो जाएगा, पी क्यू दैट इज इक्वल टू आर एस। किसी समय पर जब चालक पी क्यू को यू आकार के चालक पर चलाया जाता है, यू आकार के चालक पर चलाया जाता है, तब किसी समय पी क्यू आर एस एक आयत बनता है, पी क्यू आर एस एक क्या बनता है, आयत बनता है, आयत बनता है। तो पी क्यू के सामने की भुजा, किसी भी आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर एस, और ये हो जाता है इक्वल टू एल। माना कि यदि वो चौड़ाई है तो इसकी लंबाई, यदि ये लंबाई है तो इसकी चौड़ाई आर एस दैट इज इक्वल टू पी आर दैट इज इक्वल टू एक्स, ये मान के रख लिया, मान लिया, समझ में आ रहा है, मान लिया हमने, ओके दैट्स क्लियर। अब हो क्या रहा है बताइए, ये जब इधर खिसकेगा डियर स्टूडेंट, इधर चलेगा ये, तो इसके चलने के कारण क्या होगा भाई, एक चुंबकीय क्षेत्र है, हम वहां क्या कर रहे हैं, चालक चला रहे हैं ऐसा, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र का, अब मैं हम मक्खी नहीं हाँक रहा हूं समझ में आ रहा है, वो क्या है, अरे भाई ये यदि कोई चुंबक है और मैं उसके आसपास किसी चालक को गुजारता हूं, तो गुजारूंगा तो क्या होगा, उसके चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कटेगा उसका फ्लक्स, तो फ्लक्स कटने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय उसके गति के कारण, मतलब एक्स में परिवर्तन के कारण उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चूंकि चालक गतिमान है, अतः दूरी में परिवर्तन के साथ साथ, या एक्स में परिवर्तन के साथ साथ, छोटा है ज्यादा बड़ा नहीं है, एक्स में परिवर्तन के साथ साथ, मैं लिख रहा हूं ना इसलिए, के साथ किस में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो आप सबको पता है, अतः मैं इधर से लिख देता हूं, आप अतः चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई बी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सबको पता है यार, सबको पता है, बी ए बी एल एक्स। अब बोलोगे सर क्या लिख दिया आप, क्या लिख दिए सर, कहां कुछ लिखा हूं मेरे भाई, कहां कुछ लिखा हूं, सब लोग जानते हैं ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा सीधा ऐसे लिख दीजिए, रीजन क्या है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू है 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स आपका कॉस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक। ये ऐसे इसलिए लिखा हूं क्योंकि आप सबको पता है फाई बी इज इक्वल टू होता है बी ए, ठीक है, बी ए होता है कि नहीं होता है, ए क्या है, एरिया ऑफ दैट प्लेन, एंड बी इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इस क्षेत्र का एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो वही चीज तो लिख दिया हूं, और क्या लिखा हूं, ए की जगह में क्या लिख दिया, एल एक्स लिख दिया, तो क्या फर्क पड़ता है आपको, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1। किंतु अब हमको क्या करना है, फैराडे के द्वितीय नियम से, तो हम सबको पता है फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसके अनुक्रमानुपाती होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है, उसके फ्लक्स में परिवर्तन के, होता है कि नहीं होता है, माइनस चिन्ह के साथ अनुक्रमानुपाती होता है, सबको पता है क्यों आया है। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी बी एल एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अब यार इसमें देखो B तो कांस्टेंट है यार, B क्या है, कांस्टेंट है भाई, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि उसको परिवर्तन नहीं हो रहा चुंबकीय क्षेत्र में, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्र में नहीं हो रहा है। लंबाई तो कांस्टेंट है, लेकिन ये x जो है परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि ये आ रहा है इधर, तो ये परिवर्तित हो रहा है, तो x परिवर्तित हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वो परिवर्तन हो रहा है। तो इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा बता दीजिए मुझे, दूरी में परिवर्तन
विस्थापन में परिवर्तन होता है वेग। वेग क्या होता है? वेग। तो dx बाई dt इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस v। तो देन ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देन e इज इक्वल टू हो जाएगा BLV। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इसको निकाल के दिखाना है। क्लियर हुआ? ये चीज निकाल के आपको दिखाना है, ये चीज समझ में आ गया? तो भैया इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसका दूसरा कैसे निकालना है आपको। अब देखते हैं लॉरेंज बल की सहायता से, लॉरेंज बल की सहायता से। ठीक है, तो लॉरेंज बल की सहायता से कैसे? सेम चित्र आपको बनाना है, सेम। ठीक है, वही वापस से बनाइएगा। इस बार थोड़ा स्पीड में देख लेंगे। कुछ इस प्रकार, ठीक है, सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहने वाला है। पी क्यू आर एस यही रहेगा। ठीक है, लंबाई भी यही रहने वाली है एल, और ये भी रहने वाला है एक्स। ठीक है, अंतर क्या आता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। अंतर क्या आता है ये देखते हैं, चलिए देखते हैं। होता क्या है एक्चुअल में, मान लो पी क्यू एक चालक है। ठीक है, पी क्यू एक चालक है जो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर गतिमान है एवं एक समान चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश के लंबवत है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि समझ रहे हो ना बात को, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत है और यह चालक यू आकार के अन्य चालक के ऊपर बाईं ओर गतिमान है। किधर गतिमान है? बाईं ओर गतिमान है। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है एक्चुअल में, ये सुनो, होता क्या है कि इस चालक में स्थित इलेक्ट्रॉन भी गति करने लगते हैं। चालक के साथ साथ उसमें स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति करने लगते हैं, जिसके कारण उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करने लगता है। वह बल है लॉरेंज बल कार्य करने लगता है। कौन सा बल कार्य करने लगता है? लॉरेंज बल कार्य करने लगता है। चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, याद होगा नहीं होगा जाके देख लो। ठीक है, तो लॉरेंज बल कार्य करने लगता है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो यहां हम साइन थीटा, ठीक है, 90 एंगल, देन क्यू वी बी, एक जहां Q क्या है? आवेश है, V क्या है? उसका वेग है, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया? अब देखो मेरे भाई, होता क्या है, छोटा सा सुनिएगा। अतः एकांक इलेक्ट्रॉन को P से Q तक, P से R तक नहीं, Q से S तक नहीं, P से Q तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य जो होगा W दैट इज इक्वल टू बल गुणित विस्थापन। तो बल गुणित विस्थापन देखते हैं, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट बल F गुणित विस्थापन कितना हो रहा है? L। इसकी लंबाई कितनी है? L है, तो L विस्थापन ये हो जाएगा L, और F का वैल्यू रख देंगे QVBL। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, इस आवेश को L दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य उसमें विद्युत वाहक बल के रूप में संचित हो जाता है। दैट मीन्स एकांक आवेश को, सॉरी मैं यहां पे गलती कर रहा हूं, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य उसमें विद्युत वाहक बल के रूप में संचित हो जाता है। तो ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल दैट इज इक्वल टू W बाई क्यू। ये तो सबको पता है, विभव पढ़ रखे ना चैप्टर नंबर 1-2। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा QVBL डिवाइडेड बाई Q। W का वैल्यू रख देंगे, तो Q से QR कैंसल्ड हो जाएगा, एंड E इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का VBL। अब देखिए, इसको देखिए और आप लोग जाकर के कौन सा देखिए बताइए मुझे,
BLV लिखा था लास्ट में, वहां आया था BLV, ठीक है ना, फैराडे के नियम के अनुसार। दोनों में सेम आया कि नहीं आया, यही चीज आपको लाके दिखाना रहता है। अब यदि सपोज करते हैं कि इस चालक का प्रतिरोध R है, तो चालक का प्रतिरोध यदि R होगा तब की केस में क्या होगा ये देखते हैं। चालक का प्रतिरोध यदि R है, वहां भी निकाल सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो, वहां भी लगा सकते हो, चालक का प्रतिरोध R है तो ठीक है। यदि चालक का प्रतिरोध क्या है, R है, तब हम सबको पता है V इज इक्वल टू IR होता है कि नहीं होता है, IR होता है। तो यदि चालक का प्रतिरोध R है डियर स्टूडेंट, तो विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू हम लोग क्या वैल्यू रख सकते हैं बताइए मुझे। E इज इक्वल टू, यह धारा निकालना चाहे तो धारा बराबर हो जाएगा V बाई R। धारा यदि निकालना चाहते हो प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा हमारा निकल के आएगा I इज इक्वल टू, V का वैल्यू रख दीजिए, V विद्युत वाहक बल है यहाँ, तो ये हो जाएगा BLV डिवाइडेड बाई R। तो ये है उसमें प्रेरित धारा का मान। वहां भी आप निकाल सकते हो ना, प्रेरित धारा का मान वहां भी निकाला जा सकता है, यहां भी निकाला जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार आपको निकाल के दिखाने होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या एक आता है विद्युत शक्ति, टॉपिक है इसी में, इसके आगे विद्युत शक्ति। आप चाहो ना तो पूरा थ्योरी, पूरा सब कुछ, चाहे वो आपके लॉरेंज बल की सहायता से हो, चाहे आपका फैराडे नियम की सहायता से हो, पूरा थ्योरी लिखने के बाद विद्युत शक्ति टॉपिक में पूरे इन्हीं थ्योरी को लिखने के बाद चालू कर सकते हो, या आपको पता है तो यहीं से चालू कर सकते हो। मुझे पता है तो मैं यहीं से चालू कर देता हूँ। कैसे बता रहा हूँ मैं, शक्ति कैसे निकालना है, विद्युत शक्ति कैसे निकालना है, यहीं से मैं स्टार्ट करूँ। आप पूरा थ्योरी लिखेंगे, जितना इसमें जो थ्योरी बताया हूँ, ठीक है, कि भाई PQ एक लंबाई है, लंबाई का चालक है जिसको ऐसा ऐसा घुमा वो किया जाता है, लंबवत है इसके, वो है, सब चीज लिखते रहिएगा। लेकिन मैं यहीं से चालू करता हूँ। देखिए क्या, I इज इक्वल टू मुझे मिल गया है BLV बाई R, और यहीं तक ला के लिखाना रहता है यहाँ भी विद्युत शक्ति टॉपिक में, ठीक है। अगर मान लो ये इसका क्या है, चालक का प्रतिरोध है, अगर बुक वगैरह देखेंगे तो उसको स्मॉल r कर सकता है। मैं फिर से बता देता हूं, I प्रवाहित धारा है, ठीक है, B उत्पन्न धारा, प्रेरित धारा है, ठीक है, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल आया, उसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। V क्या है, ये विभव नहीं है, ये इसका वेग है, चालक का वेग है। L क्या है, उस चालक की लंबाई है। B क्या है, उस चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और R क्या है, इस चालक का प्रतिरोध है। स्मॉल r ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उत्पन्न शक्ति मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूं। उत्पन्न यांत्रिक शक्ति जो होगा, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, शॉर्ट में ही बताते हैं, पहले लॉन्ग में बताते हैं फिर शॉर्ट में आते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग थोड़ा आलसी हो जाते हो। देखो क्या है, जब इस चालक को चलाया जाता है तो ये एक समान चुंबक, आप लोग को लिखना है, जब चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है, और उस बल का मान होता है F, और वह बल होता है ILB। लॉरेंज बल होता है QVB, और इसको भी हमने अध्याय 4 में पढ़ा है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 दे दीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिएगा। एक बल कार्य करता है जिसका मान होता है ILB। तो समीकरण 2 में मान रखने पर तो F इज इक्वल टू हमारे निकल के आएगा BLV, I का मान रख रहा हूं ना मैं, बाई R मल्टीप्लाई LB, यहां रख दिया, I का मान रख दिया मैं यहां से उठा के। तो F इज इक्वल टू हमारा आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। आ गया डियर स्टूडेंट। अब देखो, चालक PQ को, L लंबाई के चालक PQ को U आकार के अन्य चालक पर चलाने में जो शक्ति व्यय हो रही है, उसका मान जो होता है, शक्ति का मान होता है, शक्ति P पावर इज इक्वल टू FV। जहां V क्या है, उस चालक का वेग है, और F उस पर लगने वाला बल है। अब बोलोगे सर ये कहां से आया, कैसे आया, हमने तो पहली बार देख रहे हैं ऐसा फॉर्मूला। तो मैं बता देता हूं, देखो एकदम सिंपल छोटा सा है। पावर क्या होती है, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और कार्य क्या है, बल गुणित विस्थापन है, बल गुणित विस्थापन है कि नहीं, बल गुणित विस्थापन, या इसके जगह में आप D यूज कर सकते हो, D। और सबको पता है विस्थापन बटे समय होता है वेग, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FV में, हो गया कि नहीं। तो मैं P इज इक्वल टू W/T, ये तो सब लोगों को कॉमन से पता है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दिया FV में। तो अब मैं लिख सकता हूं ऐसा, इसको इसलिए लिखा अपने फायदे के लिए, क्योंकि मुझे W का मान नहीं पता है,
एफ का मान पता है। अब एफ का वैल्यू क्या है ये देखिए, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर, और ये v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। आ गया डियर स्टूडेंट, ये है शक्ति। अब इसको मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूं आपको, एकदम शॉर्ट में। क्या? वैव्य शक्ति, यांत्रिक की वैव्य शक्ति जो होगी, पावर इज इक्वल टू, सबको पता है यार, आई स्क्वायर आर। ये शॉर्ट फॉर्म है, सीधी सीधी बात, आई स्क्वायर आर। तो आई का मान कहाँ है? ये है, यहां से रख देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, ये, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। किसका मान रख दिया मैंने? आई स्क्वायर का रख दिया, आई स्क्वायर कर दिया, और यहाँ आर है तो आर से मल्टीप्लाई, एक आर से एक आर कट गया, आ गया कि नहीं आया? ठीक है तो ये यार ठीक है, इसको घुमा फिरा के आपको बताना रहता है, पूरा थ्योरी लिखना है, चित्र बनाना है, इसके लिए अलग से शक्ति में आएगा तो विद्युत शक्ति में। ये तो मैं तो लॉरेंज बल का शक्ति उसको यूज किया हूँ चित्र को, ठीक है, आपको अलग से डायग्राम बनाना है। अब देखते हैं भंवर धाराएं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक। भंवर धाराएं क्या है देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक है हमारे, कौन? फोको। क्या नाम है? फोको। इसके अनुसार इन्होंने कहा कि जिस प्रकार, बताते हैं भंवर धाराएं क्या है, कि जिस प्रकार किसी बंद कुंडली की बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार किसी चालक, देखो अंतर ज्यादा नहीं है, कुंडली और चालक बस, और कुछ नहीं, कुंडली और चालक, ठीक है। उसी प्रकार किसी चालक के बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए, और होती है, ठीक है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। कैसे? किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को चलाकर या चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, ये दो प्रकार से हो सकते हैं। और प्रत्येक स्थिति में जो उत्पन्न प्रेरित धारा होती है, विद्युत धारा होती है, वह जैसे कि आप देखिए, क्या, जब हम किसी तालाब में कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, उसके चारों ओर कुछ इस प्रकार का लहर उत्पन्न हो जाता है, भंवर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? भंवर उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न होता है कि नहीं? तो इसी प्रकार प्रत्येक स्थिति में जो उत्पन्न धारा होती है वह वास्तव में किसी तालाब में उत्पन्न भंवर के समान होता है। किसके समान होता है? भंवर के समान होता है, ईडी के समान होता है। इसको हम लोग एक्चुअल में इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईडी करंट, ठीक है। तो ये उत्पन्न जो धाराएं होती है वह किसी तालाब में उत्पन्न भंवर के समान होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। इस प्रकार भंवर धाराएं कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका नामकरण हो गया भंवर धाराएं। ठीक है। और भंवर धाराएं किस पर निर्भर करती है? तो उस चालक के प्रतिरोध पर। यदि चालक का प्रतिरोध कम है तो भंवर धाराएं अधिक होगी, और चालक का प्रतिरोध अधिक है तो भंवर धाराएं कम होगी। अब लेंज के नियम के अनुसार देखिए, लेंज के नियम के अनुसार छोटा सा इसमें क्या चीज है बता रहे हैं आपको। लेंज के नियम के अनुसार, तो लेंज का नियम क्या कहता है, अभी मैं आपको बताया हूं लेंज का नियम क्या है। तो लेंज के नियम के अनुसार उत्पन्न किसी चालक में उत्पन्न या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार भंवर धाराएं प्रत्येक स्थिति में उस कारण का, अर्थात उस चालक के गति का विरोध करती है या परिवर्तित
परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र को विरोध करती है। क्योंकि ये उत्पन्न कैसे हो रही है कि उस चालक की गति के कारण या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रही है। तो प्रत्येक स्थिति में यह जो है उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है। और इसे भंवर धाराओं का क्या कहते हैं? धाराओं का अवमंदन कहते हैं। अवमंदन कहते हैं कि ये उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुई है। तो इसे हम क्या कहते हैं? भंवर धाराओं का अवमंदन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भंवर धाराओं का प्रदर्शन। तो इसका प्रदर्शन कैसे करते हैं ये देखिए, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। इसके लिए क्या करते हैं? दो हम लोग वैद्युत चुंबक ले लेते हैं। क्या लेते हैं? दो वैद्युत चुंबक ले लेते हैं। N और S। इस प्रकार दो वैद्युत चुंबक ले लेते हैं, ठीक है, NS, और उसके मध्य में एक तांबे का तार से बने हुए एक चालक ले लेते हैं। इस प्रकार से तांबे से बने हुए तार का चालक ले लेते हैं। समझना बात को, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट है। अब क्या करते हैं? ये वैद्युत चुंबक है, चुंबक नहीं है, याद रखना, दंड चुंबक नहीं है, वैद्युत चुंबक है। और वैद्युत चुंबक तब बनता है, वैद्युत चुंबक कैसे उत्पन्न होता है भाई? एक परिनालिका ले लेते हैं, विद्युत रोधी किसी बेलन में तांबे के तार को लपेट देते हैं और उस तांबे के तार के सिरे को बैटरी से या किसी सोर्स से लगा देते हैं, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है और वह जो है किसके भांति कार्य करने लगते हैं? चुंबक की भांति। समझ में आ रहा है? तो ये चुंबक नहीं है, ये क्या है? वैद्युत चुंबक है। तो जब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक ये चुंबक का काम नहीं करता है, याद रखना। बेहतरीन कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा भंवर धाराओं के बारे में। कैसे पता लगाएंगे कि भंवर धाराएं हैं? इधर सुनो, दो वैद्युत चुंबक ध्रुवखंड NS ले लेते हैं और उसके मध्य में जो स्पेस रहता है उसके बीच में हम एक चम्मच के आकार का कंघी के समान तांबे के तारों का एक चालक को क्या करते हैं? दोलन कराते हैं। क्या कराते हैं? दोलन कराते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं? इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है अभी। इसमें क्या नहीं हो रही है? धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, याद रखिएगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इनमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किए हैं, अर्थात इसमें कोई चुंबकत्व उत्पन्न नहीं हुई है। तो वो क्या कर रहा है? वह जो है दोलन कर रहा है। कौन दोलन कर रहा है भैया? आपका ये चालक जो है दोलन कर रहा है। अब क्या करते हैं? कुछ समय पश्चात, और काउंट भी करते हैं, 1 मिनट के लिए उसको दोलन कराते हैं, 1 मिनट में कितना दोलन हो रहा है उसको गिनते हैं। उसके बाद कुछ समय पश्चात हम इसमें क्या करते हैं? बैटरी के माध्यम से धारा प्रवाहित कर देते हैं। बैटरी के माध्यम से धारा प्रवाहित कर देते हैं। जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये दोनों क्या करने लगते हैं? एक वैद्युत चुंबक की भांति कार्य करने लगते हैं। तो जब वैद्युत चुंबक की भांति कार्य करेगा तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो होता क्या है? अब इसको जब दोलन कराते हैं, धारा प्रवाहित करने के बाद दोलन कराते हैं तो ये रुक जाता है। कुछ समय बाद उतना दोलन नहीं हो पाता जितने पहले विद्युत धारा प्रवाहित करने के पहले हो रहा था, ये रुक जाता है। इट्स मैजिक। तो इसका व्याख्या क्या हुआ? फोको ने क्या बताया? फोको ने इसका व्याख्या कैसे किया? सुनिए कैसे व्याख्या किया कि ये रुकता कैसे है। तो व्याख्या सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन व्याख्या है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह परिनालिका या परिनालिकाएं एक विद्युत चुंबक की भांति कार्य करने लगते हैं और इन दोनों ध्रुव खंडों के मध्य एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब इसमें उस तांबे के चालक को दोलन कराया जाता है तो वह तांबे का चालक तार उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो फोको के अनुसार
क्या उत्पन्न हो जाता है इसमें? भंवर धाराएं, एडी करंट उत्पन्न हो जाती है। किसमें एडी करंट उत्पन्न हो जाती है? इस चालक में। और यह एडी करंट, भंवर धाराएं उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। तो किसके कारण उत्पन्न हुई है? एक तो इस चालक की गति के कारण। भैया मैं क्या बताया था आपको, चाहे वो चालक चले या आपका चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो, तो ये चालक की गति के कारण उत्पन्न हुआ था। वो गति किया तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हुआ, फ्लक्स परिवर्तित हुआ, तो उस गति का विरोध करता है और ये हो जाता है, रुक जाता है। दैट्स मैजिक। ये क्या होता है? रुक जाता है। ये बेहतरीन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है भाई, समझो इस चीज को, ठीक है। तो किसके कारण रुकता है? वो भंवर धाराओं के कारण रुकता है। यह है इसकी व्याख्या। पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब चलिए देखते हैं इसका हानि, भंवर धाराओं के हानि। भंवर धाराओं के हानि। पहला क्या है सुनिए, कि जनित्र है, मोटर, ठीक है, डायनेमो है, आपका ट्रांसफार्मर है और कुंडली है इत्यादि में जब भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो उसका अधिकतम ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो है उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। आपको लिखना है, उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होता है, तो इससे हमारा लॉस होता है जी। दूसरा, आपका विद्युत जो ऊर्जा है वह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में भंवर धाराओं के कारण अवमंदित होता है, अवमंदित, ठीक है। इसको कम करने के उपाय, बहुत बेहतरीन उपाय है के उपाय क्या क्या है सुनिए। पहला, जो आप लोग ट्रांसफार्मर है या मोटर है यूज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर, मोटर इत्यादि का क्या किया जाता है? भंवर धाराओं को कम करने के लिए, ठीक है, उसको एक ठोस क्रोड न यूज करके उसको क्या किया जाता है? प्लेटों के रूप में पटलित यूज किया जाता है। पटलित, क्या? पटलित मतलब समझते हो? जो तांबे लपेटे जाए रहते हैं उनको एक ठोस में न लपेट करके, आप ट्रांसफार्मर कभी खोल के देखना, उसको एक ठोस में न लपेट करके क्या किया जाता है? उसको पटलित रूप में यूज किया जाता है। और पटलित करके पहला काम किया जाता है डियर स्टूडेंट, कि इसके बीच में वार्निश का तह भर दिया जाता है। वार्निश का तह भर दिया जाता है, चिपचिपा पदार्थ। तो वार्निश का तह भरने के कारण क्या होता है? इसकी प्रतिरोध बढ़ जाती है। प्रतिरोध बढ़ने के कारण भंवर धाराओं का मान कम हो जाता है, पहला। दूसरा, इसका कम करने का उपाय यह है कि जो आप ठोस यूज कर रहे हो, चाहे नर्म लोहा यूज कर रहे हो, है ना, नर्म लोहा यूज कर रहे हो, उसको आप एक न यूज करके उसको क्या करें? उसके मध्य में आप ऐसे लिखेंगे ना, नर्म लोहे का उपयोग, एक संपूर्ण नर्म लोहे का उपयोग न करके छोटे छोटे नर्म लोहों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, या खोखले नर्म लोहों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर कभी फोड़ के देखना खोल के उसमें आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ई आकार का ऐसा रहेगा, ठीक है। इसके अंदर ऐसे मतलब ऐसे लपेटे जा रहते हैं, ठीक है, ताकि इसका जो है भंवर धाराओं का मान कम हो सके। आई आकार का मिलता है, ऐसा कभी खोल के देखना, और इतने सारे मिलेंगे आपको, ढेर सारा मिलेगा। तो ये ऐसा लपेटे जा रहता है ऐसा करके, तांबे को कभी खोल के देखना, तांबा ट्रांसफार्मर, बहुत छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आ जाता है, आप उसमें मत चढ़ जाना, ठीक है, बड़े वाले ट्रांसफार्मर में, हाँ 2500 वोल्ट वाले में छोटा ट्रांसफार्मर भैया, जो आपके डीसी मोटर होते हैं, जितने भी छोटे छोटे DTH वगैरह हो गया, रेडियो ट्रांसफार्मर, बहुत सब में ट्रांसफार्मर आ जाता है। तो उन सब में क्या होता है? इस प्रकार का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए इसका उपयोग देखते हैं, उसके बाद आज का क्लास खत्म। उपयोग, पहला है विद्युत रुद्ध, सॉरी यार, क्या है? पहला है आपका, चलो पहले इसको देख लेते हैं। रेलगाड़ी के ब्रेक के रूप में। कैसे भैया? ये देखो,
विद्युत द्वारा चलने वाली विद्युत रेलगाड़ियों को रोकने में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। कैसे? पटरियों में चुंबक लगे होते हैं, विद्युत चुंबक लगे होते हैं। जब कभी रेलगाड़ी को रोकना होता है तो उसमें क्या होता है भैया, चालक पहिया तीव्र गति से चल रहा है, ठीक है, तो उसमें विद्युत चुंबक लगाया जाता है, जिसके कारण जब उसमें विद्युत चुंबक का जब चालक के द्वारा अर्थात उसके रेलगाड़ी के पहियों के द्वारा उसका जब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का कटता है, परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जिसके कारण भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, और वह भंवर धाराएं उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। तो किसको रोकेगी, किस कारण का विरोध करेगी? उस पहिए का जो चल रहा है, गतिमान है उसका, ठीक है। दूसरा होता है इसमें धारामापी को रुद्ध दोलन बनाने में, रुद्ध दोलन अर्थात धारामापी में उपयोग किया जाता है। धारामापी में कैसे? जब किसी धारामापी में क्या होता है, धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका जो आपका, ठीक है, काटा कहिए या इसमें जो है आपका संकेतक में विक्षेप प्राप्त होता है। तो ये विक्षेप क्या होता है, बहुत देर तक क्या होता है, हिलते रहता है, इधर उधर हिलते रहता है, और हमें एक्चुअल जो है जो उसका फिगर है वो प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, ठीक है, पाठ्यांक नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, सुई में चुंबकीय जो सुई है उस पर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है और उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। तो ऐसा नहीं है कि विक्षेप को नहीं बताएगा, इतना पावरफुल नहीं रहता है, ठीक है, इसको संतुलित करके बनाया जा रहा है, लेकिन ये जितना विक्षेप है उतना ही बताता है, बाकी जो है ये आपका गतिमान जो है इस प्रकार हिलते नहीं रहता है, स्थिर रहता है। जितना विक्षेप हुआ आपका धारा के कारण उतना विक्षेप होगा, फिर वहां रुक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार तीसरा होता है इसका प्रेरण भट्ठी में। किसमें? प्रेरण भट्ठी में। मतलब क्या है कि जहां पे हम धातुओं को गलाते हैं वहां पे, तो वहां क्या किया जाता है, तीव्र प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण धातुओं में क्या उत्पन्न हो जाती है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और भंवर धाराएं उत्पन्न जब होती है तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है, और उष्मीय ऊर्जा में होने के कारण ये धातुएं जो है पिघलने लगती है। समझ रहे हो? तो ये प्रेरण भट्टियों में इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आज का क्लास रहा, बढ़िया रहा होगा उम्मीद करता हूँ, है ना। तो इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, एंड आगे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।